हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, रूट्स होते हैं, क्या राइट होते हैं, राइट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स होते हैं, जैसे आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो कितने राइट्स होते हैं? 5 राइट्स होते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, तो 5 राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं? पहले हमारा राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज, एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये 5 राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये 5 राइट्स पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी हम कोई भी इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके पहले हमें ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे क्या हो गया, राइट पेशेंट होना चाहिए। जब भी हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं सबसे पहले हमारा राइट पेशेंट होना चाहिए। फिर उसके पास राइट रूट होना चाहिए, हमें कौन सा इंजेक्शन लगाना है। आईएम इंजेक्शन बोला तो आईएम लगाएंगे, आईवी बोला है किस रूट से लगाना है तो वो बताएंगे। राइट टाइम, जैसे अगर बोला है 2 बजे लगाना है, 2 अर्ली बोला है, 12 अर्ली बोला है, 24 अर्ली वीडी बोला है, ओडी बोला है, इन सब की चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। राइट टाइम पता होना चाहिए, राइट रूट, राइट डोज, कितनी डोज हमें देनी है, कितने 0.5 ml लगेगा इंजेक्शन या फिर 0.1 ml इंजेक्शन लगेगा, तो राइट डोज भी हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम बात करें तो राइट डॉक्यूमेंटेशन। जब भी हम कोई भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं या फिर कोई भी आईवी मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर आईवी आईएम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो राइट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम राइट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो नेक्स्ट स्टाफ है तो उसे पता चलेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल हेड हेल्थ केयर वर्कर्स अगर उसे देख रहा है तो उसे पता चलेगा कि ये इंजेक्शन इसको लग चुके हैं और कौन से लेफ्ट हैं। तो ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज अ नर्सिंग ऑफिसर यू शुड नो अबाउट इट, द राइट सेफ 5 सेफ्टी राइट्स फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता चल के, जैसे मैंने बताया, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज एंड द राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी होते हैं। अब हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आईवी रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के बारे में। तो हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि एंट्रल, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन और एंट्रल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसके बारे में अब जब हम एंट्रल और पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एंट्रल का मतलब यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड द एंट्रिक फीडिंग दे रहे हैं, एंट्रिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल न्यूट्रिशन हम डायरेक्ट एनजी ट्यूब डाल रहे हैं या फिर एनजी गवाच कर रहे हैं। गवाच का मतलब फीडिंग, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कर रहे हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम डेक्सट्रोज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, टीपीएन वगैरह चला रहे हैं। तो ये होता है हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड द एंट्रल न्यूट्रिशन। और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का मतलब पेरिफेरी, जो भी हमारी जैसे ब्लड स्ट्रीम हो गई, जैसे आईवी लाइन एक्सेस हो गया, या फिर हम आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर सबक्यूटेनियस दे रहे हैं या फिर डर्मल इंजेक्शन दे रहे हैं, so that will be the condition of the parenteral का मतलब peripheral, away from the central line, away from the small intestine, so that is the condition of the parenteral route। जैसे हम जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें भी पेरेंटल टाइप होता है या फिर हम एंट्रल टाइप करते हैं। तो एंट्रल टाइप तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हम पेरेंटल रूट प्रेफर करते हैं। इसमें थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हम आईवी इंजेक्शन देते हैं। आईवी इंजेक्शन अगर हम देंगे दैट इज कॉल्ड इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शन देते हैं। आईवी का मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं। इंट्राडर्मल होता है या फिर हमारा सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रा ओशियस होता है, इंट्रा आर्टीरियल होता है, इंट्राथीकल होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रा। तो हम फर्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंटरडर्मल रूट की बात करते हैं। इंटरडर्मल रूट जो होता है बिलो द एपिडर्मिस के बिलो लगाई जाते हैं, लेयर ऑफ द डर्मिस में लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्राडर्मल। डर्मल यानी कि डर्मिस के बिलो लगाई जाती है। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरडर्मल इंजेक्शन कौन कौन से लगते हैं, कहाँ कहाँ साइट कौन कौन सी होती है जहाँ पर हम इंटरडर्मल इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो साइट होती है, सबसे पहले हम बात करें तो अपर आर्म में हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में लगा सकते हैं। और या फिर अगर फोर आर्म की बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे, यानी कि ये दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो हमारा लगता है वो, दैट इज द कंडीशन ऑफ इंटरडर्मल साइट होती है। ये हम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म पे लगा सकते हैं या पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म पे लगा सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, इंटरडर्मल साइट होती है। अब हम कौन कौन से इंजेक्शन हम लगा सकते हैं, जैसे एएसटी इंजेक्शन हो गया, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में जो एएसटी हम देते हैं पेशेंट को, कि कोई ड्रग एलर्जी हो गई है पेशेंट को, तो उसमें भी हम इंटरडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। या फिर बीसीजी इंजेक्शन में जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो द 1 ईयर्स तक के बच्चों में क्या लगाया जाता है, बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। तो वो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में लगाई जाती है। और जो फोर आर्म में जो हमारे लगाई जाती है एएसटी इंजेक्शन लगाया जाता है। एएसटी फॉर द इंटरडर्मल रूट, जैसे अगर लिग्नोकेन एलए अगर पेशेंट को देना है तो एलए वाला इंजेक्शन भी हम क्या करते हैं, उसको एएसटी देते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है रिवोफ्लॉक्स से या फिर एंटीबायोटिक्स का
चेक करना है कि पेशेंट को अगर एलर्जी तो नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एएसटी देते हैं पेशेंट को, और एएसटी हमेशा हम इंट्राडर्मल देते हैं। अब उसकी निडल कौन सी होती है, निडल का गॉज कौन सा होना चाहिए, निडल का जो गॉज होना चाहिए वो 26 गॉज का होना चाहिए। 26 गॉज वाली जो निडल का होती है उस गॉज 26 टू 27 गॉज की निडल से ही हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ये जो एएसटी है इंट्राडर्मल इंजेक्शन को। ठीक है, और इसका एंगल किस एंगल से देना हमें, कोई तो निडल हम सीधी की सीधी यानी कि 90 डिग्री पे देते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में इन केस ऑफ द इंट्राडर्मल इंजेक्शन में ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन में कौन से एंगल पे हम इंजेक्शन देते हैं, वो हम 10 टू 15 डिग्री एंगल पे, जो 10 टू 15 डिग्री यानी कि पैरेलल टू द स्किन के पैरेलल देते हैं, हम ये लगाते हैं और फिर एक बलून बनाते हैं इन केस ऑफ द एएसटी इंजेक्शन, या फिर हम बीसीजी वैक्सीन भी देते हैं, तो उस वाले कंडीशन में भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन एक बलून टाइप में बनाते हैं, बबल टाइप में बनाते हैं, फिर उसको सर्कल कर देते हैं और उस सर्कल में हम लिखते हैं जो भी एएसटी, जिसका भी एएसटी लगाया है। अगर हमने एंटीबायोटिक का एएसटी दिया है तो एंटीबायोटिक एएसटी, एंटीबायोटिक ऑन द डेट एंड द टाइम भी लिखते हैं इसमें हम। लेकिन जब बीसीजी वैक्सीन इन केस ऑफ द पेशेंट छोटे बच्चों में लगाई जाती है, जो चिल्ड्रन में 0 टू 1 ईयर जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें लगाई जाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन जो होते हैं इंट्राडर्मल देते हैं, और इंट्राडर्मल जो होता है हमारा इंट्राडर्मल रूट पे से देते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में देते हैं, लेकिन फोर आर्म में हम एएसटी वाले इंजेक्शन जो होते हैं उनको देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस रूट जो होता है हमारा, सबक्यूटेनियस रूट को हम क्या बोलते हैं, एक तो हम ये बोलते हैं कि ये हाइपोडर्मिस इंजेक्शन भी बोलते हैं, हाइपोडर्मिस में लगाना है इंजेक्शन, हाइपोडर्मल रूट में लगाना है, या फिर एरियोलर टिश्यू में लगाते हैं। जब तीन कंडीशन, तीन चीज़ें एक ही, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोल सकते हैं इसे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसे एरियोलर टिश्यू में लगाना है, या फिर ये बोला जाता है कि हाइपोडर्मिस लेयर में लगाना है। ठीक है, तो इसका मेन साइट जो होती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन में लगाते हैं इंजेक्शन। और मोस्ट कॉमनली जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मोस्ट कॉमनली कौन सा इंजेक्शन होता है, इंसुलिन इंजेक्शन, और द मीजल की वैक्सीन जो होती है वो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। अब सबक्यूटेनियस में हमारी जो साइट होती है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे साइट्स पे हम लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में क्या होता है, एब्डोमेन में लगा सकते हैं। एब्डोमेन में कहाँ पर लगा सकते हैं, बिलो द निप्पल के बिलो टू द इलियक क्रस्ट तक लगा सकते हैं, एक्सेप्ट द अम्बलाइकस एरिया को छोड़कर बाकी हर जगह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में लगा सकते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में लगा सकते हैं, या इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्कैपुला के बिलो लगा सकते हैं, बैक में स्कैपुला जो हमारी बोन है, स्कैपुला के बिलो लगा सकते हैं हाइपोडर्मिस उसको, हाइपोडर्मल रूट को, या फिर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को। ठीक है, तो ये हमारी हो गई साइट हमें पता होनी चाहिए। जैसे मोस्ट कॉमनली जो हम प्रेफर करते हैं इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में, हम एब्डोमेन में प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रेफरेबल जो हमारी साइट जो होती है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वो एब्डोमेन होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसुलिन इंजेक्शन यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या है, अम्बलाइकस एरिया को छोड़ के बाकी निप्पल से लेके इलियक क्रस्ट तक हम लगा सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में लगा सकते हैं, या फिर हम पोस्टीरियर और द बैक साइड ऑफ द स्कैपुला के बिलो साइड में लगा सकते हैं, या फिर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंजेक्शन, और हमें जब भी इंसुलिन इंजेक्शन चल रहा होता है पेशेंट को, तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट साइड पे लगाना है हमेशा। अगर इस एक दिन इस लगाया तो नेक्स्ट डे हमें साइड चेंज करनी है, ताकि हमें क्या है, लिपोडिस्ट्रॉफी ना हो, लिपो हाइपर डिस्ट्रॉफी ना हो उसमें कंडीशन में। तो मोस्ट कॉमनली चांसेस हो जाते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस के, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम साइड को चेंज करते हैं इफ द पेशेंट इज ऑन द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। और मेजल इंजेक्शन भी हम सबक्यूटेनियस रूट, अगर कोई भी ऐसे बोले कि हाइपोडर्मल इंजेक्शन लगाना है सिस्टर, तो फिर अगर हाइपोडर्मल इंजेक्शन लगाना है या फिर हमारा एरियुलर टिश्यू में इंजेक्शन लगाना है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ही होता है वो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो साइट हमने बात कर ली, साइट हमने, अब हम इसकी बात करते हैं कि निडल कौन से गॉज की यूज़ कर सकते हैं। तो निडल जो हमें गॉज की यूज़ करनी है, 26 गॉज की इसमें निडल यूज़ करनी है इसमें। और इसके साथ साथ हमें बात करनी है, जैसे हेपेरिन इंजेक्शन होता है, हेपेरिन इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस में ही दिया जाता है। तो जब हम हेपेरिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि जब एक तो होती है लोडेड प्री फिल्ड सिरिंज होते हैं, प्री फिल्ड निडल प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ हेपेरिन इंजेक्शन में। तो जो प्री फिल्ड होते हैं उसे हम उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं, लेकिन 45 डिग्री पे जब हम 26 गॉज की निडल, जैसे इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हो और हमारी 26 गॉज की निडल है, तो हम उसमें प्रेफर करते हैं कि 45 डिग्री पे लगाएं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, 45 टू 90 डिग्री एंगल पे हम इस वाले इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो क्योंकि जो हमारी हेपेरिन की इंजेक्शन की निडल होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू इंसुलिन की, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें सीधी 90 डिग्री पे डालते हैं, सीधी 90 डिग्री पे डालते हैं। तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कैसे देते हैं, एक तो एंगल पता चल गया हमें साइट पढ़ ली हमने, साइट कौन कौन सी साइट होती है, एंगल कौन से 45 टू 90 डिग्री पे लगाया जाता है, कौन कौन से इंजेक्शन हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन, हेपेरिन इंजेक्शन, और हम कौन से देते हैं, मीजल्स की वैक्सीन जो होती है वो भी हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पे लगती है। फिर इसके साथ साथ हमने ये बात करी कि जो हमारी जो निडल होती है, निडल का गॉज साइज जो होता है हमारा 26 गॉज का होता है, लेकिन प्रीफिल्ड इंजेक्शन भी होते हैं, जैसे हेपेरिन इंजेक्शन जो प्रीफिल्ड इंजेक्शन होते हैं वो हमारे 90 डिग्री पे लगाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं इंट्रावीनस।
अब हम बात करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन की। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है, इस वाले इंजेक्शन में क्या होता है, हम डायरेक्टली आईवी पुश करते हैं। डायरेक्टली आईवी पुश जो होता है, इमरजेंसी कंडीशन में अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ द डोज हमें एडमिनिस्टर करनी है तो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज करते हैं। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम थ्रू द आईवी कैनुला हम यूज करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम आईवी एक्सेस के थ्रू भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इफ द पेशेंट इज इन द इमरजेंसी कंडीशन और 2-3 इंजेक्शन उसको लगने हैं तो हम डायरेक्ट आईवी पुश कर देते हैं। डायरेक्ट आईवी पुश में हम जब भी हम करते हैं तो हमारा मोस्ट कॉमनली ध्यान में रखना, इमरजेंसी कंडीशन में भी या लार्ज अमाउंट ऑफ द डोज को भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करना है तब भी हम क्या करते हैं, आईवी एक्सेस को लेते हैं। जब हम आईवी एक्सेस को लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी साइट क्या होती है। साइट जहाँ पर भी हम मोस्ट कॉमनली हम प्रेफर करते हैं, पेरिफेरल लाइन को हम प्रेफर करते हैं। पेरिफेरल लाइन का मतलब जितने भी हमारे फोर आर्म से जितने भी मेटाकार्पल्स की जितनी भी वेन्स है, पहले हम उनको देखेंगे। इन वेन्स को देखने के बाद फिर हम ब्रैकियल आर्टरी पर जाते हैं, ब्रैकियल आर्टरी पे ब्रैकियल वेन पे जाएंगे, वीनस एक्सेस को देखेंगे, फिर या फिर फोर आर्म वाली वेन पे जाएंगे। सबसे पहले हम मोस्ट प्रेफरेबल जो हमारी आईवी एक्सेस होता है वो सबसे पहले हम पेरिफेरल या मेटाकार्पल जितने भी आईवी लाइंस होती है, जितनी वीनस वेन्स है उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसमें हमें मिलती है वेन्स तो हमें इनमें हम एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम आईवी कैनुला के थ्रू कर रहे हैं तो आईवी कैनुला अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आईवी कैनुला में हम मेटाकार्पल आईवी एक्सेस को लेते हैं पहले। लेकिन अगर हम सीधा अगर हमें डायरेक्ट आईवी पुश कर रहे हैं, 1-2 इंजेक्शन जैसे पैंटॉप इंजेक्शन लगाना है तो हम पैंटॉप इंजेक्शन को हम डायरेक्ट हमें आईवी कैनुला नहीं लगाना है, तब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आईवी पुश कर देते हैं। डायरेक्ट आईवी पुश करने के लिए हम ब्रेकियल वेन से हम ब्रेकियल वेन में को सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं और यहाँ पर आईवी एक्सेस के थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी निडल का साइज होता है, निडल का साइज हमारा 16 to 26 गॉस की निडल से हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, इसका एंगल भी हमारा जो होता है हमारा स्किन के पेरिफेरल होता है, स्किन के पैरेलल ही होना चाहिए। यानी कि हमारा जो स्किन के पैरेलल यानी कि 25 to 30 डिग्री तक होना चाहिए हमें, मतलब 25-30 मीन पैरेलल टू द स्किन ही होना चाहिए जो हमारे निडल के साइज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये था हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट जो होती है हमारी क्या होती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं। इंट्रामस्कुलर जो साइट होती है वो हमारी वो कौन कौन सी होती है, जैसे हम डेल्टोइड मसल हो गए, डेल्टोइड मसल में भी हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में भी हम, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म जो हमारी होती है डेल्टोइड मसल होती है। डेल्टोइड मसल जो होती है यहाँ पर डेल्टोइड मसल में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल शेप में इस वाले स्पेस में ही हम लगाते हैं और हम स्किन को इकट्ठा करके स्किन को फोल्ड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे हम क्या करते हैं आईएम इंजेक्शन देते हैं। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द साइट फॉर द डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल में मोस्ट कॉमन साइट जो होती है हमारी वैक्सीनेशन, जब भी हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है तो मोस्ट कॉमन साइट हमारी डेल्टोइड मसल होती है। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट साइट जो आती है हमारी क्या होती है, दैट इज द वास्टस लेटरालिस मसल। वास्टस लेटरालिस मसल जो होती है अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द बैक साइड जो होती है, दैट इज द बटक साइड जो होती है। बटक साइड में भी हमारे जो फोर्थ क्वाड्रेंट, हम जो जैसे बटक्स होते हैं, बटक्स को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। जो अपर आउटर एस्पेक्ट होता है दैट इज द कंडीशन ऑफ द वास्टस लेटरालिस मसल होती है, और वास्टस लेटरालिस मसल में ही हम क्या करते हैं आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द आईएम इंजेक्शन। अगर हम टीटी वैक्सीनेशन दे रहे हैं, टीटी इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर और भी कोई आईएम इंजेक्शन, डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन, पेन किलर्स दे रहे हैं, अगर आईएम के थ्रू दे रहे हैं तो हम मोस्ट कॉमन प्रेफर जो करते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ वास्टस लेटरालिस मसल। वास्टस लेटरालिस मसल हम हमेशा आउटर फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो वाला जो स्पेसिफिक साइट जो होती है दैट इज कंडीशन ऑफ वास्टस लेटरालिस मसल। अब उसके बाद आता है हमारा ग्लूटियस मसल। ग्लूटियस मसल जो आते हैं हमारी बटेक्स पर जाते हैं। एक तो हमारी डोर्सो ग्लूटियस मसल होती है और एक होती है हमारी वेंट्रो ग्लूटियल मसल होती है। वेंट्रो का नेम से ही पता चल रहा है हमें, वेंट्रो ग्लूटियल मसल यानी कि वेंट्रो का मतलब साइड से हमें इंजेक्शन देना है, और डोर्सो ग्लूटियल यानी कि एकदम बटेक्स के ऊपर। ठीक है, हम एकदम बटेक्स हम इसलिए प्रिवेंट करते हैं डोर्सो ग्लूटियल मसल्स में क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं स्टैटिक नर्व के डैमेज होने के, और जब स्टैटिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो इससे फुट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम मोस्ट रेयरली ही प्रेफर करते हैं डोर्सो ग्लूटियल मसल। जब हमारा कोई हैवी इंजेक्शन या फिर ऑयल इंजेक्शन जो होते हैं उनमें हम मोस्ट कॉमन प्रेफर करते हैं डोर्सो ग्लूटियल मसल्स को, लेकिन क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं स्टैटिक नर्व डैमेज होने के, इसलिए बहुत लेस प्रेफर करते हैं हम उस वाली साइड को। ठीक है, वेंट्रो ग्लूटियल मसल या फिर हम वास्टस लेटरालिस मसल में ही हम आईएम इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो हमारी जो साइड का जो एंगल होता है वो किस एंगल पे देना होता है। तो हम मोस्ट कॉमनली जब भी आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो हम 90 डिग्री पर ही एडमिनिस्टर करते हैं, और जब हम 90 डिग्री पर एडमिनिस्टर करते हैं आईएम इंजेक्शन तो दैट विल बी एक मेथड होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट कॉमन मेथड होता है हमारा जेट-ट्रैक मेथड। जेट-ट्रैक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि स्किल टेस्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जेट-ट्रैक मेथड अगर देते हो तो जेट-ट्रैक मेथड अप्लाई करके दिखाओ। एक डमी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आईएम इंजेक्शन आप कैसे दोगे थ्रू द जेट-ट्रैक मेथड। तो जेट-ट्रैक मेथड में कुछ नहीं है, इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें इंजेक्शन लोड करना है। इंजेक्शन लोड जो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 3 ml तक हम दे सकते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी। तो जेट-ट्रैक मेथड जब भी हम देते हैं, जब हम हाई क्वांटिटी यानी कि 3 to 5 ml में हम अगर हमें
डोज एडमिनिस्टर कर रही है थ्रू द आईएम, तो हमें क्या करना होता है, जेट्रैक मेथड में क्या करता है, स्किन को फोल्ड करके स्किन को इकट्ठा करना होता है। जैसे मान लो ये बटेक साइड है, या वेंट्रल वास्टस लेटरालिस मसल है, या वेंट्रोग्लूटियल मसल में अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। और जब हम पूरा एडमिनिस्टर हो जाता है इंजेक्शन, फिर उसके बाद निकाल के फिर स्किन को छोड़ना होता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द जेट्रैक मेथड। ये क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होती है, पेशेंट को स्किन इरिटेशन नहीं होती है, स्किन इरिटेशन नहीं होती है, और जो हमारा इंजेक्शन होता है वो इकट्ठा नहीं होता, वो पूरी लेयर्स में हमारा डिवाइड हो जाता है। दिस इज द वेरी हेल्पफुल मेथड, एंड दिस इज द फॉर स्किन इचिंग जो होती है, स्किन एलर्जी हो जाती है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को एकाइमोसिस कंडीशन हो जाती है जब भी आईएम इंजेक्शन देते हैं, तो ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब भी हम आईएम इंजेक्शन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जब भी हम पेन किलर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्लो आईएम पुश करना है ना। और अगर हम ऑयल प्रिपरेशन वाले इंजेक्शन, जैसे आयरन इंजेक्शन दे रहे हैं, या फिर कोई और अदर इंजेक्शन दे रहे हैं जो ऑयल वाले इंजेक्शन हैं, तो उस वाले कंडीशन में हम हमेशा मोस्टली स्लो आईएम पुश करना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट भी आईएम पुश कर किया जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हाई डोज में हम हाई क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो उस वाली कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल प्रेफरेबल ड्रग होती है, साइट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं आईएम इंजेक्शन थ्रू द जेट्रैक मेथड बाय इफ देयर इज इंजेक्शन ऑफ द ऑयल इंजेक्शन, या फिर कोई आयरन सल्फेट इंजेक्शन, आयरन इंजेक्शन है, तो उनके लिए हम मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है जेट्रैक मेथड होता है, इन द वेंट्रोग्लूटियल मसल में ही दिया जाता है। ठीक है। और मोस्ट प्रेफरेबल और मोस्ट कॉमन साइट जो होती है आईएम इंजेक्शन की, वो होती है हमारी वास्टस लेटरालिस मसल होती है। जेट्रैक मेथड को ध्यान में रखना है, जेट्रैक मेथड कैसे दिया जाता है, और जब भी हम आईएम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले एडमिनिस्टर करने के बाद जब भी हम निडल इंजेक्ट करते हैं, निडल का साइज कौन सा होना चाहिए, निडल का साइज 21 टू 23 गॉस तक के लिए तक का साइज होता है। इसमें 23 गॉस की निडल जो होती है मोस्ट प्रेफरेबल निडल होती है मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग फॉर निडल फॉर द आईएम इंजेक्शन के लिए। जब हमने निडल एडमिनिस्टर कर दी, फिर उसके बाद हम आईएम इंजेक्शन, तो सबसे पहले एक बार अपसाइड खींच के देखते हैं, फिर उसके बाद कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वेन में चले जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपनी तरफ खींच के देखते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो आईएम इंजेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको साइट पता होनी चाहिए। और अगर मोस्ट कॉमन मोस्ट प्रेफरेबल जो साइट होती है वो हमारी कौन सी होती है, वास्टस लेटरालिस मसल होती है। और अगर हम ऑयल इन प्रिपरेशन इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें हमारी कौन सी साइट होती है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। ठीक है। डोर्सोग्लूटियल मसल्स में बहुत रेयरली प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस वाली कंडीशन में हमारे चांसेस होते हैं स्टैटिक नर्व डैमेज के होने के, और मोस्ट कॉमनली चांसेस स्टैटिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो फुट ड्रॉप कंडीशन हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करके ध्यान से आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करना है, क्योंकि दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द योर स्किल्स, नर्सिंग स्किल्स के लिए, क्योंकि आईएम इंजेक्शन जो होता है नर्सेस को ही लगाना होता है। और हाँ, आईएम इंजेक्शन जो होता है वो कौन से एंगल पे दिया जाता है, 90 डिग्री एंगल पे आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है कौन से इंजेक्शन, ऑयल प्रिपरेशन इंजेक्शन है, जैसे आयरन सल्फेट इंजेक्शन है, या फिर हमारा हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन है। इन सभी इंजेक्शन को हम वेंट्रोग्लूटियल मसल से देंगे। हम कभी भी हम इसमें वास्टस लेटरालिस मसल से नहीं देंगे। डोर्सोग्लूटियल मसल्स को बहुत ही लेस प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टार्टिंग नर्व डैमेज होने के। तो हम अदर रूट्स भी पढ़ेंगे, अदर रूट्स हम बात करेंगे कि अब, और इसमें सबसे पहले जब ये होता है कि अवॉइड करेंगे मसाज को। हम रगड़ने मसलने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे पेशेंट्स को, कि पेशेंट को जब भी रगड़ने मसलने, इससे इट कॉज द इरिटेशन टू द पेशेंट। ठीक है। हमें हमेशा मना करना है कि रगड़ना मसलना नहीं है जब भी हम आईएम इंजेक्शन देना है। ठीक है। अगर हम ओरल रूट की बात करें, तो ओरल रूट हमारा जो होता है सबलिंगुअल होता है, और एक होता है ओरल बक्कल कैविटी में अगर हम दे रहे हैं तो ओरल रूट में हमारा। और इसके बाद हम बात कर रहे थे, जैसे ओरल रूट के बारे में बात करा, ओरल रूट जो होते हैं हमारे, एक तो सबलिंगुअल होते हैं। लिंगुअल का मतलब ही ऐसा नेम सजेस्ट, हमें नेम का बात में पढ़ना है कि नेम क्या होता है, सबलिंगुअल हो रहा है। तो सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे अगर हम रख रहे हैं, जीभ के नीचे, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोग्लिसरीन। एक इंजेक्शन होता है, वो हम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है, वो हम जीभ के नीचे रखते हैं। फॉर इफ द पेशेंट हैज द एमआई और अटैक कंडीशन में है, इमरजेंसी कंडीशन में, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है वो एवरी 5 मिनट्स में देते हैं। 3 टैबलेट्स होती है, और टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए एंटीजी टैबलेट्स दी जाती है। तो ये जो होती है हमारे सबलिंगुअल रूट में दी जाती है, और ये जो होती है बहुत जल्दी अर्ली एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी चिक और गम के बीच में हम रखते हैं इसको। और ये जो होती है हमारी विक्स जैसे हो गए, लोजेंजेस जो हो गई, ये सारी जो टैबलेट्स हो गई, ये हमारी जो होती है बक्कल कैविटी के लिए होती है। तो ओरल रूट्स के लिए हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो पेशेंट ओरली नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए ड्रॉबैक होता है, या फिर क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट भी करता है ये जो ड्रग्स होती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो होती है इसके ड्रॉबैक्स भी है ओरल के, लेकिन जो एंटीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रोल, जो एमआई अटैक इन द इमरजेंसी कंडीशन में हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, एवरी 5 मिनट्स में दी जाती है, 15 मिनट्स तक। फिर उसके बाद जो इसके सिम्टम्स जो होते हैं रिलीव हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्या था, ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था।
अब नेक्स्ट हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में ना हमारे जो होते हैं 5 टाइप के रूट्स आते हैं, जिसमें हमारे जो आता है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इंस्टिल करते हैं मेडिकेशन को। तो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इंस्टिल करते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ इंस्टिलेशन कंडीशन, इंस्टिलेशन रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम किस में करते हैं, आई ड्रॉप, जैसे आईज में हम इंस्टिलेशन करते हैं, आई ड्रॉप्स को इंस्टिलेशन करते हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंस्टिलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टिलेशन के बाद इंसफलेशन। इंसफलेशन का मतलब जब हम पाउडर फॉर्म में या स्प्रे फॉर्म में हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं टॉपिकली रूट फॉर द स्किन के लिए, है ना, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंसफलेशन। इंसफलेशन जैसे हमारा न्यूस्पोरिन स्प्रे हो गया, डिक्लोफेनेक स्प्रे हो गया, डिक्लोफेनेक स्प्रे हो गया, क्यूपीएस स्प्रे जो आता है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, इंसफलेशन कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में हम क्या करते हैं, टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंसफलेशन। फिर हम बात करते हैं इंजर्शन। इंजर्शन का मतलब जब पेशेंट को जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली एनीमा प्रोवाइड करते हैं। एनीमा तो वाली कंडीशन नहीं आती, लेकिन जब हम सपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं, इंजर्शन सपोजिटरी थ्रू द रेक्टली दैट इज द कंडीशन ऑफ रेक्टली हम कोई मेडिकेशन इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंजर्शन। इंजर्शन का मतलब हम कोई मेडिसिन इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू द होल जो होते हैं, कैविटी और द बॉडी कैविटी में हम क्या कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन इंसर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंजर्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इंजर्शन रूट क्या होता है, थ्रू द रेक्टली हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोजिटरी हो गई, सपोजिटरी वाली कंडीशन भी जो होती है इंजर्शन की ही एक एग्जांपल है। अब उसके बाद आती है हमारी इंस्टिलेशन हो गया, इंसफलेशन हो गया, अब इनंक्शन होता है। इनंक्शन का मतलब अब हो गया हमारा इनंक्शन। इनंक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी क्रीम वगैरह क्रीम फॉर्म में जो होता है बॉडी स्किन पर हम अप्लाई करते हैं, जैसे स्किन कोई ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, जैसे ऑइंटमेंट जैसे मूव हो गया, ये आती है हमारी जितने भी हमारे पेन किलर्स जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ इनंक्शन कंडीशन, इनंक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता है टॉपिकली हम अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा इंसर्शन पढ़ा, इनंक्शन पढ़ा, इंसफलेशन पढ़ा, एज द नेम से सच के स्प्रे हम स्प्रे फॉर्म में होता है इंसफलेशन। इनंक्शन जो होता है हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, हम अप्लाई करते हैं टॉपिकली से। फिर हमने पढ़ा, हमने पैसेरीज भी होते हैं, पैसेरीज कंडीशन जो होती है हमारी इंट्रावेजाइनली होती है, जैसे एंटीफंगल इंजेक्शंस वगैरह हमें अप्लाई करना है, तो पैसेरीज वाली जो इंजेक्शंस होते हैं, पैसेरीज जो होती है हमारी टॉपिकली अप्लाई करते हैं इंट्रावेजाइनली, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, जैसे अगर पेशेंट को कोई फंगल इंजेक्शन है, वी क्रीम जो आती है, तो ये जो वाली कंडीशन होती है पैसेरीज होती है, जो हमारी क्या होते हैं, हम एंटी फंगल क्रीम्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी क्या कंडीशन होती है, पैसेरीज कंडीशन होता है। तो हमने पढ़ा कि इंस्टिलेशन पढ़ लिया, आई ड्रॉप पढ़ लिया, इंजर्शन पढ़ लिया हमने, इंसफलेशन, इनंक्शन पढ़ लिया, पैसेरीज पढ़ लिए, तो ये सारे जो हो गए हमारे टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। अब हम बात करते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स होते हैं, जैसे एज द नेम सजेस्ट, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन में कभी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे इंट्राओशियस रूट कौन से होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज, ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, तो ये टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कस करें। जैसे तीन रूट्स और अलग से होते हैं, जैसे इंट्राओशियस हो गया। इंट्राओशियस का मतलब हमारी क्या होते हैं, बोन मैरो में, अगर हम बोन मैरो में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब हमारी कंडीशन जो होती है इंट्राओशियस कंडीशन होती है। इंट्राथीकल रूट का मतलब इंट्राथीकस कंडीशन, इंट्राथीकस में क्या होता है, हमारी स्पाइनल कंडीशन होती है। अगर हम स्पाइनल में हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं इन द स्पाइनल में, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंट्राथीकल रूट, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट भी होता है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट यानी कि आर्टिकुलर का मतलब भी होता है जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट स्पेस के बीच में जॉइंट्स होते हैं, उसमें इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस के बीच में जॉइंट्स होते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन भी होती है हमारी इंट्राओशियस पढ़ लिया, इंट्राथीकल पढ़ लिया और इंट्रा आर्टिकुलर रूट पढ़ लिया। टॉपिकल रूट में हमने बात कर ली, आईएम इंजेक्शन पढ़ लिया, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पढ़ लिया, आईवी पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन पढ़ लिए। तो जब भी हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 3 चेक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग द ड्रग, और बिफोर गिविंग द ड्रग अगर जैसे हमने वो वाइल उठाई जो भी हमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले उसका नेम, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करना है। फिर उसके बाद हमें जब एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हमें चेक करना है कि हमने सही ड्रग और रूट दिए हैं, डॉक्टर ऑर्डर्स चेक करना है कि यही ड्रग दे रही थी ना, रूट्स हमें पता होना चाहिए, उसकी साइट पता होनी चाहिए, किस एंगल में हम दे रहे हैं, कौन सी नीडल हमें यूज़ करनी है, अगर हम आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, कौन सी नीडल का गॉज साइज पता होना चाहिए आपको, किस एंगल पे हमें देना है, आईएम इंजेक्शन देना है तो 90 डिग्री पे देना है, ठीक है। और अगर इंट्राडर्मल देना है तो पैरेलल टू द स्किन देना है, या फिर हम आईवी देना है तो भी 20 to 25 डिग्री पे ही होना चाहिए, और अगर हमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है तो 45 to 90 डिग्री पे देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप इनके नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें में कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप 1 by 1 हर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स बनाओ और उसको ठीक से रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना है, हमें एग्जाम्स को क्रैक करना है, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी पता चलना है और नर्सिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।